Welcome, dear students. I'm here with your second part of carbohydrate lecture, that is from lesson number 4. The learning objectives of this lecture would be you will get to know the dietary fiber or non-starch polysaccharides, functions of carbohydrate. Wherever I write CHO, it means I am writing carbohydrate because it is made up of carbon, hydrogen and oxygen. RDA of carbohydrates, deficiency of carbohydrates, food sources of carbohydrates, and effect of heat on carbohydrates. Let's begin. So what are dietary fiber or non-starch polysaccharides? As we have studied already, what are polysaccharides? Fiber is one of the important constituent of polysaccharides. पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो ऐसे सेक्राइड्स होते हैं, ऐसे शुगर्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेलुलोज में या हेमीसेलुलोज। और ये बेसिकली जो सेल वॉल है प्लांट्स की, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके फूड सोर्सेस कौन सी हैं? सीरियल ग्रेन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, apples and melon, pears, whole grain cereals, carrots, cabbage, etc. So you can see mostly they are present in plant kingdom food. These fibers are not in any of the categories of macro or micronutrients. हम इस फाइबर को हम किसी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं डालते क्योंकि ये कोई सेपरेट न्यूट्रिएंट नहीं है। दो फाइबर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ आवर फूड। वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस, जिनको प्रोसीड करने के लिए फाइबर की जरूरत होती है। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर? इट हैज एन एबिलिटी, जब वो हमारे स्टमक में जाता है, इट हैज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, और जब वो वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वो बल्कीनेस देता है हमारे फूड कॉन्स्टिट्यूट को, और वो बल्कीनेस जो है वो हमें easy excretion में help out करती है। What are the functions of carbohydrates? It provides energy. How does it provide energy? When you consume high carbohydrate food, 1 gram of carbohydrate which you are consuming gives you 4 kilocalorie, right? तो जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, इतना, इसका मतलब कि आपको कार्बोहाइड्रेट से उतनी किलो कैलोरी मिल रही है। सेकेंड फंक्शन इज प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। वी ऑल नो दैट द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते तो कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। और जो प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो टिश्यू बिल्डिंग में हेल्प करता है या वो मसल्स के वियर टियर में हेल्प करता है, वो अपना फंक्शन स्टॉप करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन स्टार्ट कर देता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मौजूद होता है तो प्रोटीन अपना काम करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड मसल स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड टिश्यू बिल्डिंग, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। रेगुलेटरी ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर नेसेसरी इन आवर बॉडी, ताकि हमारे बॉडी में जो हम डाइटरी फैट ले रहे हैं वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो सके और बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता और हमारी बॉडी की एब्सेंस में फैट मेटाबोलाइज होता है तो देयर इज एसिडोसिस अकर्स इन द बॉडी। ठीक है, एसिडोसिस क्या होता है? जो हमारे स्टमक में जो एसिडिटी है उसका लेवल बढ़ा देता है, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ नॉर्मल थिंग और जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी डाइट में जरूर मौजूद होना चाहिए। व्हाट आर दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन? इसका वही रोल है जो मैंने आपको डाइटरी फाइबर का बताया कि वो हमारे जो स्टमक होता है उसमें जितना फूड हम कंज्यूम करते हैं वो उसको बल्क प्रोवाइड करता है, और बल्क होने की वजह से वो उसकी हमारी बॉडी से
एक्सक्रीशन जो है वो एफिशिएंटली होती है। Here is the RDA of carbohydrate. What is RDA? As I have told you, it is the recommended dietary allowances. So at least 50 to 100 gram of carbohydrate daily is desirable. Okay? यानी 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें मतलब ये एक रेंज दी हुई है जिसमें हमें रोज कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना चाहिए। 58% जो है वो जो किलो कैलोरी है वो कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरी। तो अगर आप पूरे दिन में जो अपना लेट्स सपोज कि यू आर कंज्यूमिंग 2000 किलो कैलोरीज, तो जब 58% की उसमें से जो कैलोरीज है वो आइडियली किससे आपको मिलनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। You may see different ranges of this percentage. It may be up till 65%. So about 48% kilocalorie from complex and natural carbohydrate is recommended. On the right hand side of the picture you can see two types of carbohydrates. Complex carbohydrates वो हैं जो they are not processed, जिसमें कुछ additional चीज़ें ऐड नहीं की गई बल्कि वो natural food से बनी हुई हैं। और simple carbs में आप देख सकते हैं सारी वो products हैं जो complex carbohydrate को refine करके उनसे बनाई गई हैं और उसको हम यूजुअली सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है कि जो ज़्यादा पार्ट है यानी 58 में से 48% जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड से कंज्यूम करना है। ओनली 10 पार्ट ऑफ द टोटल किलो कैलोरी शुड कम फ्रॉम सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ओके। What is the deficiency of carbohydrate? डेफिशिएंसी क्या होती है? जब हमारे जिस्म में किसी भी एक, दो या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट मोड में चली जाती है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमारी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिजिकली वो इम्पैक्ट्स हमें नजर भी आना शुरू हो जाते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, there is not as such any disease which is related to which is associated with the deficiency of carbohydrate, but yes, if a person keeps on eating more carbohydrate तो क्या होता है जो एक्सेसिव अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फैट में कन्वर्ट हो जाती है और वो फैट में कन्वर्ट होने के होती जाती है जिसकी वजह से वेट बढ़ता जाता है। पहले जो एक नॉर्मल बॉडी वेट से बॉडी ओवरवेट की कैटेगरी में चली जाती है और फिर ओबेसिटी की कैटेगरी में चली जाती है। सो ईटिंग टू मैनी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड स्नैक्स एंड कन्वीनियंस फूड जैसे कि स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं या इंस्टेंट पैकेट मील्स हैं या पुडिंग्स वगैरह हैं, उनको हमेशा एक जो है वो लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। जैसे कि बताया गया कि इन इन सब रिफाइंड चीज़ों की कंजम्पशन जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी डाइट में। What are the food sources of carbohydrate? Mainly plant produced carbohydrates during the process of photosynthesis. So ज़्यादातर जो इसकी food sources हैं they are also derived from plant sources and they are abundantly present in all plants. Okay, effect of heat on carbohydrate. What does it mean? हमारे पास हमने जैसे अभी स्टडी किया मेन टाइप्स जो कार्बोहाइड्रेट्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी तो we have extracted that sugar and starch are one of the categories of carbohydrate. तो इन दोनों के हीट पे क्या इफेक्ट हो सकता है? Sugar, when it is heated in a dry form, it first melts as you can see in the right hand side of the picture. पहले वो मेल्ट होता है फिर वो कैरामलाइज्ड होता है एंड एट द एंड इट बिकम इनटू अ ब्लैक रेजिड्यू। ठीक है, ये कब होता है? जब हम शुगर को ड्राई हीट प्रोवाइड करते हैं। व्हाट अबाउट वेट हीट? शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं इनटू वाटर तो उसके बाद जब हम उसको हीट करते हैं तो वो सिरप बन जाता है। ठीक है, ऐसा सिरप बन जाता है जैसे वो आप
beneath the picture आप देख सकते हैं सिरप परफॉर्म होता है और फिर वो उसमें कैरामलाइजेशन होती है, ठीक है। और अगर हम उसको कंटिन्यू हीटिंग पे रखें तो वो एट द एंड इट बिकम्स बर्न और उसमें से वाटर इवेपोरेट होके बिल्कुल वो क्रिस्टलाइन से कैरामल बन जाता है, दैट कैन बी ब्रोकन विद हैंड, जो जैसे कैंडी की तरह। ओके, इफेक्ट of heat on starch. Again, dry heat method और wet heat method में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कि जब हम जो स्टार्च को डायरेक्ट हीट देते हैं तो वो डेक्स्ट्रिन फॉर्म करता है। At the right hand side of the picture you can see the half of the red is is changed into dextrin and half of is in its original form. So dextrinization occurs when the heat is provided to the starch. What about wet heat? स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो सॉफ्ट होके अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं। ये मैंने आपको क्वालिटी बताई थी पॉलीसेकेराइड की। हियर यू कैन सी इन स्टार्च वेयर जेलेटिनाइजेशन इज अकरिंग, ठीक है। सो दिस इज द वेट हीट मेथड ऑफ स्टार्च। Thank you, students. This is all about your chapter carbohydrate. It finishes now. Um, this was the lesson number 4. So we have completed lesson number 3 and lesson number 4. Thank you.